मारू के कर्मवाद और आशावाद पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बात केवल उसके अनापेक्षित परीक्षा परिणाम की नहीं है। उसके चारों ओर की परिस्थितियां उसके सामने एक जटिल चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। दिल उसे भाग्य की सत्ता स्वीकार करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन दिमाग जैसे उसे सांत्वना दे रहा हो कि यह भाग्य ही है जो उसे बार बार निराश कर देता है। बीते काफ़ी समय से वह लगातार सोच रहा है कि क्या वास्तव में भाग्य की कोई सत्ता है? क्या वास्तव में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है? क्या वास्तव में ईश्वर एक ऐसे संसार का निर्माण नहीं कर पाया है जिसमें मनुष्य के कर्म और उसके फल को वह अपने से स्वतंत्र रख सके? यदि ऐसा है तो यह उसकी ईश्वर की असफलता है या कोई दूसरा गूढ़ रहस्य? वह स्वीकार करता है कि मनुष्य का अपना दृष्टिकोण स्वार्थ से भरा हुआ और अपूर्ण भी हो सकता है। उसके मन में एक नया विचार आता है कि बात अगर कर्म फल की ही है तो एक मजदूर, एक किसान या कोई रिक्शे वाला तो प्रतिदिन उससे भी ज़्यादा मेहनत करता है। वे भी अपनी मेहनत के कर्म फल के अधिकारी हैं, संभवतः उससे भी ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं होता तो श्रम का अवमूल्यन क्या मनुष्य की साजिश नहीं है? फिर भी साजिश चाहे किसी की भी हो, पर अंतिम परिणाम क्या है? यही ना कि समाज व संसार में वह अकेला नहीं है जिसे ईश्वर से कर्म फल की शिकायत है। अर्थात क्या इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे मनुष्य ना तो जानता है और ना ही जानने का दावा कर सकता है? मारू को अपनी योग्यता पर संदेह नहीं है। वह 24 घंटे के एक दिन में 16-17 घंटे भी अध्ययन कर चुका है और आज भी जरूरत पड़ने पर वह ऐसा कर सकता है। वह यह बात मजबूती से मानता है कि किसी भी कीमत पर उसके 79 अंक नहीं आ सकते थे। फिर यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? उस रोज जब उसका परीक्षा परिणाम आया तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह आगे दिल्ली में कैसे टिके। बेरोजगारी के इस दौर ने उसे बहुत कठिन मार्ग पर लाकर पटक दिया है। वह उस दिन भारत स्पेन का मैच देखने अवश्य चला गया था, लेकिन उसके दिमाग में लगातार यही उधेड़ बुन चलती रही। बीते कुछ दिनों में उसे बेहद कड़वे अनुभव भी हुए हैं। राजस्थान पीसीएस की मुख्य परीक्षा के दौरान भी उसके साथ ऐसी जटिल स्थिति बन गई थी और तब उसे एक कटु व अपमानजनक अनुभव से गुजरना पड़ा था। शाम को वह अपने कमरे पर वापस आ गया। उसने अपने एक ऐसे मित्र को फ़ोन किया जिससे उसकी जान पहचान और मुलाकात मात्र 4-5 माह की ही थी, लेकिन दो लोगों की मित्रता केवल उनके द्वारा साथ में गुजारे हुए समय पर निर्भर नहीं होती। कई बार दिल मिल जाना भी महत्वपूर्ण होता है। तो उसने बदायूं में रहने वाले अपने मित्र अमित को फ़ोन किया, उसे सारी परिस्थितियां बताईं और अगले ही दिन उसके अकाउंट में पैसे आ गए थे। एक समस्या तो सुलझ गई, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो उसकी मान्यताओं और उसके दृष्टिकोण को लेकर थी। जीवन की इन जटिल परिस्थितियों ने मारू को दुविधा में डाल दिया है। मन में अनिश्चय है, भविष्य को लेकर डर है, संशय है। कठोर परिश्रम के बावजूद रास्ता स्पष्ट नहीं है। मारू अपने कमरे में बैठा हुआ है, एकदम शांत वातावरण है। बस सीलिंग फैन के चलने की जोरदार आवाज गूंज रही है। पंखे की यह आवाज कमरे की शांति का हिस्सा बन चुकी है। वह इस आवाज का अभ्यस्त हो चुका है। उसे यह आवाज कोई आवाज नहीं लगती। वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, सामने ही उसकी टेबल रखी हुई है जिसकी बाईं तरफ भूगोल की कुछ पुस्तकें हैं, दाईं तरफ हिंदी साहित्य की पुस्तकें रखी हुई हैं, मध्य में सामान्य अध्ययन की कुछ पुस्तकें हैं। सामान्य अध्ययन की पुस्तकों पर सबसे ऊपर मारू की डायरी रखी हुई है। उसकी डायरी कॉलोनी में अच्छी खासी प्रसिद्ध है। वह अपनी इस डायरी में अपने मनपसंद क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड इकट्ठा करता है और प्रतिदिन अपनी दिनचर्या भी उसमें नोट करता है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में मारू एक नई डायरी खरीदता है और उसमें अपनी
पारंपरिक चीजों को 31 दिसंबर तक लिखकर पूर्ण कर लेता है। 31 दिसंबर की रात को ठीक 12 बजे वह पुरानी डायरी को नई डायरी से बदल देता है। वास्तव में डायरी लेखन उसका सबसे बड़ा जुनून है। वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। मारू अपनी पुस्तकों की ओर अजीब निगाहों से देखता है। अचानक ही वह एक पुस्तक उठा लेता है। कुछ पलों तक वह उसे अपने बाएं हाथ में पकड़े रहता है और फिर उसे पलटने लगता है। पुस्तक के विभिन्न पृष्ठों पर उसने कई महत्वपूर्ण पंक्तियों को अंडरलाइन कर रखा है। कई वर्षों से अनवरत ये पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। काले, नीले और लाल रंगों के बॉल पेनों ने पुस्तक को रंग बिरंगा कर दिया है। पुस्तक के पृष्ठों को उलटते पलटते उसकी आंखों में कुछ नमी सी भर आई है। आंखों की आर्द्रता से पुस्तक की रंग बिरंगी रेखाएं धुंधला उठी हैं, जैसे कि छोटे छोटे रंग बिरंगे तारे टिमटिमा रहे हों। एक ठंडी सी आ भरते हुए वह पुस्तक को वापस अपनी जगह रख देता है। फिर वह चारों तरफ नजरें घुमाकर अपने छोटे से कमरे को देखता है। बाईं ओर बेड पड़ा हुआ है, जिस पर लंबे समय से बिना धुली हुई मैली चादर बिछी हुई है। उसे चादर के बीच में एक सिलवट दिखाई पड़ती है। कुर्सी पर बैठे बैठे ही वह हाथ बढ़ाकर सिलवट को ठीक करने का प्रयास करता है। इससे चादर पर अन्य जगह भी सिलवटें पड़ जाती हैं। मारू को अनुशासन पसंद है। चीजें जैसी हैं, जो भी हैं, ठीक से होनी चाहिए, तभी वह अध्ययन या कोई अन्य कार्य कर सकता है। पर इस समय उसका मन शिथिल हो रहा है। वह नई पड़ी सिलवटों को विवशता के भाव से देख भर लेता है, पर उठता नहीं है। भूगोल की पुस्तकों के आगे एक छोटा सा तिरंगा लगा हुआ है। वर्षों बीत चुकी हैं, लेकिन इस तिरंगे का स्थान नहीं बदल पाया है। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मारू पुराने तिरंगे को ससम्मान डिस्पोज कर देता है और नया तिरंगा लगा देता है। हिंदी की पुस्तकों के आगे सिगरेट का एक पैकेट और माचिस रखी हुई है। वह सिगरेट के पैकेट में से एक सिगरेट निकालकर जलाता है और जलती हुई तीली को तब तक घूरता रहता है जब तक कि वह उसका हाथ जलाने की स्थिति में नहीं आ जाती। एक गहरा कश लेकर वह सिगरेट का ढेर सारा धुआं खिड़की की तरफ छोड़ देता है। पूरे कमरे में धुआं भरने लगता है। उसके बिस्तर के ठीक ऊपर एक स्लैब है, जिस पर ढेर सारा पुराना अनुपयोगी सामान, कुछ पुस्तकें, न्यूज़पेपर व कुछ कपड़े रखे हुए हैं। उन पर धूल की मोटी मोटी परतें जम चुकी हैं। मन तो बहुत होता है कि उन्हें साफ कर डाले, लेकिन चेतना में फैला विराट शून्य और अध्ययन का दबाव उसे ऐसा करने नहीं देता। कुर्सी के ठीक पीछे 2 अलमारियां लकड़ी की बनी रैकें रखी हुई हैं, जिनमें पुस्तकें ही पुस्तकें भरी पड़ी हैं, जिन पर धूल की परत चढ़ी हुई है। मारू समय समय पर इन पुस्तकों को साफ करता रहता है, लेकिन पुस्तकों पर वापस धूल आने में 2-3 दिन ही लगते हैं। जब कभी जरूरत पड़ती है तो अलमारी में रखी धूल धूसरित यही पुस्तकें टेबल पर पहुंच जाती हैं और टेबल की पुस्तकें अलमारी में। सिगरेट खत्म हो गई है। फिल्टर उसने फर्श पर फेंक दिया है। उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर टिका लिए हैं। लगभग 1 मिनट तक वह यूं ही बैठा रहता है। फिर नजरें ऊपर उठाता है। कमरे की दीवारों और छत पर जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। एक मकड़ी काफी देर से शिकार की तलाश में घात लगाए बैठी है। मकड़ी के ये जाले भी उसे अपने अकेलेपन के साथी प्रतीत होते हैं। अचानक ही वह कुर्सी से उठकर बेड पर बैठ जाता है। कुछ देर तक वह सोचता रहता है और फिर लेट जाता है। आंखें बंद करके आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चैन नहीं आता। बेचैनी से करवट बदलते हुए वह अपना मोबाइल हाथ में ले लेता है। देर तक उसे देखता रहता है। शायद सोचता है कि किसे फोन लगाया जाए। फिर यह विचार भी झटक देता है। मारू करवट बदलता है और 10-15 मिनट लेटे रहने के पश्चात वह अपना लाल बैग उठाता है, कंधे पर डालता है, पर्स उठाकर उस पर पैसे चेक करता है और दरवाजे पर ताला लगाकर सीढ़ियां उतरने लगता है।
कॉलोनी के ज़्यादातर लोग उसे मारू भैया कहकर संबोधित करते हैं। उसका लाल बैग कॉलोनी में अच्छी खासी पहचान रखता है। जब वह लाल बैग लेकर नीचे उतरता है तो लोग समझ जाते हैं कि मारू ठेके की ओर चल पड़ा है, बियर, विस्की या रम की तलाश में या फिर सुकून की तलाश में। सीढ़ियां उतरते हुए उसने अपने घर पर फोन करके बोल दिया है कि उसकी कुंडली को शीघ्रता से ढूंढकर मेरे एड्रेस पर पोस्ट कर दिया जाए। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 28 संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B 4th फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज़ में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।